हेलो दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो हमारी एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स या इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट पे है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एलएलएम एज अ जज। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमें कैसे हेल्प करता है हमारी एप्लीकेशंस बेटर करने में, और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, और कैसे ये बेनिफिशियल है, और क्या क्या इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको सब दिख रहा हो, विजिबल हो। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है कि एलएलएम एज जज का, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ही क्या है और ये कैसे आया। तो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लो ये ग्रीन बॉक्स आपकी एक एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन है जिसको आपने एलएलएम से पावर कर रखा है। अब इसका जो काम है, इसका काम है कुछ इनपुट लेना और कुछ आउटपुट आपको देना। तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि जो मैंने इनपुट दिया और जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब क्योंकि एलएलएम एप्लीकेशंस तो ज़्यादातर नेचुरल लैंग्वेजेस पे डिपेंडेंट है या एनएलपी पे डिपेंडेंट है। तो एलएलएम के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि एलएलएम एप्लीकेशंस की एक प्रॉब्लम है कि कोई डिफाइंड मैट्रिक्स नहीं है कि ये मेथड लगा लो तो हर एप्लीकेशन उससे जज हो जाएगी या फिर वो हो जाएगी। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स निकाले, जैसे जो हमारे मॉडल्स आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ग्रॉक का एक मॉडल आया, है ना। मतलब ग्रॉक अगर आपको नहीं पता हो तो ये ट्विटर का, इलॉन मस्क का अपना खुद का एलएलएम मॉडल है। तो टू शो कि ये मॉडल बाकी मॉडल से बेटर है, वो लोग क्या करते हैं, उनका जो मेथड होता है वो ये होता है कि वो इस मॉडल को एक एप्लीकेशन या फिर एग्ज़ाम के आंसर्स भेजते हैं। मतलब कि आप मान लो कि एक तरीके से उसने उसको जेई एडवांस होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो उससे जेई एडवांस का पेपर आप करवाते हो, या फिर आप उससे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस या टेम्पलेट्स होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, वो आप उससे सॉल्व करवाते हो। तो ये तो हो गया कि आप पूरे मॉडल का इवैल्यूएशन कर रहे हो, है ना। ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये मेथड्स भी क्या होते हैं। बट अभी हमें जज करवानी है ये अपनी एप्लीकेशन, मतलब जो हमने एप्लीकेशन बनाई है इसको जज करवाना है। तो इसको जज करवाने के लिए आप दो चीज़ें करोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या करोगे, एक ह्यूमन का या फिर खुद से बैठोगे और आप बोलोगे कि भाई ये 10 इनपुट्स हैं, ठीक है। और इन 10 इनपुट्स पे जो 10 आउटपुट्स आए, उनको आप स्कोर दे दोगे, ठीक है। इनको आप लेकर एक स्कोर दे दोगे, ठीक है। बट अगर आप देखोगे ये जो मेथड है, ये पहली चीज़ टाइम एफिशिएंट तो नहीं रहा, क्योंकि आपको किसी को बिठाना पड़ रहा है और टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। दूसरा हो गया कि इसमें हाई चांसेस हैं कि आपका ये मेथड बाइसेस क्रिएट करे। मतलब बाइसेस इन द क्रिएट करे कि जैसे स्कूल में नहीं होता था कि कुछ टीचर्स के फेवरेट बच्चे होते हैं, तो आप अगर वो सेम आंसर लिखे हो और वो बच्चा भी वो सेम आंसर लिखा है तो उसको स्कोर ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये चांसेस भी हो सकते हैं, है ना। और तो ये मेथड हो गया। दूसरा हो गया कि आप जब इस मेथड को कॉल करवाओगे, जब आप ये वाला मेथड बनाने के लिए कोशिश करोगे, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हाँ, इसमें आप जज नहीं कर पाओगे। मतलब आप एक तरीके से ह्यूमन से तो बात करवा रहे हो, बट लार्ज स्केल पे ये एप्लीकेशन स्केल नहीं हो सकती। मतलब अगर आपके पास मान लो इसका इन 2000 कर देते हैं, तो इन 2000 का मतलब हो गया 10,000 इनपुट्स, और यहाँ पे तो आपके पास भी सेम 10,000 आउटपुट्स आएंगे। इनको जज करवाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है।
तब इस टाइम पे हम एलएलएम एज अ जज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमने क्या करा कि हम एक तरीके से जो एलएलएम का ही रिस्पॉन्स है, मतलब एलएलएम का रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एलएलएम बहुत सारे काम कर रहा होगा आपके, मतलब वो कोई टूल भी कॉल कर रहा होगा, या फिर वो कोई प्रॉम्प्ट को भी इम्प्रूव कर रहा होगा, है ना, प्रॉम्प्ट कर रहा होगा और आउटपुट बना रहा होगा, ठीक है, जो आउटपुट उसे बनाना है, ठीक है, और वो हो सकता है थिंकिंग भी कर रहा हो, ठीक है, वो कुछ रीजनिंग या डीप सर्च भी अप्लाई कर रहा हो, ठीक है, तो वो एक रीजनिंग भी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा जब उसने काम करा होगा, ठीक है, ये सारा काम करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, आउटपुट आ रहा है, तो वो हमने क्या करा, वो हमने एक और एलएलएम को यूज़ करके, एलएलएम को यूज़ करके उसका मैट्रिक्स या स्कोर बना दिया, ठीक है, स्कोर हम रेड से देंगे क्योंकि हर टीचर हमें रेड से ही स्कोर देती थी। ठीक है। हाँ, तो इसने वो स्कोर बना दिया, ठीक है, तो ये आपका स्कोर आ गया। मतलब इसने क्या करा, इस एलएलएम के आए हुए आउटपुट को इस एक एलएलएम को भेज के उससे एक स्कोर, या फिर आप मान लो स्कोर हो सकता है, या फिर आपकी कोई कैटेगरी हो सकती है ना, कैटेगरी हो सकती है, और या फिर आपका कोई फीडबैक हो सकता है, ठीक है, फीडबैक हो गया, ये सब इसने इसको दे दिया, मतलब इस आउटपुट पे ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। तो इससे क्या हुआ कि एक एक्चुअल ह्यूमन भी तो आपकी एप्लीकेशन इंप्रूव करने के लिए यही सारे काम करता, तो आपने एक एलएलएम से ये सारे काम करवाए, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, सबसे बड़ा बेनिफिट एलएलएम एज अ जज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का होता है कि आप का पहला सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि आपका टाइम बहुत कम लगा, ठीक है, आपकी कॉस्ट भी बची, क्योंकि ह्यूमंस आर कॉस्टली, उनको फटीग होता है और ये होता है, मतलब ये एक तरीके का मैकेनिकल का डेफिनेशन है कि आज मैकेनिकल इंजीनियर हमें पढ़ाया जाता था कि मशीन को फटीग नहीं होता, ये नहीं होता, तो दैट्स सम सिमिलर टू दैट केस ओनली। आपकी कॉस्ट भी कम हुई और इनको फटीग नहीं है, और बायसेस आने के चांसेस भी कम है, मतलब जो बायसेस आएगी डिसीजन में या फिर वो अलग तरीके से जज करने के लिए नहीं होगा, मतलब हाई चांसेस हैं कि मशीन उसे एक तरीके से न्यूट्रल ही रखे सिनारियो को, क्योंकि आप एनएलपी से बात कर रहे हो, आप लैंग्वेजेस से बात कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे आपके एप्लीकेशन थोड़ी सी इधर बायसेस दिखाए या फिर उधर दिखाए, इट शुड बी ऑलवेज अ न्यूट्रल थिंग। तो ये चीज़ें होती हैं, इससे आपका एलएलएम एज अ जज का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब इसमें क्या क्या मेथड या क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो एक बार देख लेते हैं। मैं इसे बस 3 कैटेगरी में बांटूंगा, ठीक है, अ, 3 तरह की टेक्निक्स हम मानते हैं, ठीक है, और एक जो होती है सेल्फ क्रिटिक वो भी होती है, तो आप मान लो 4 कर लो, है ना, सॉरी, मैं आपको 4 टेक्निक्स बताता हूँ, आप इनको अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी देखोगे ये 4 टेक्निक्स होती हैं जो मेजरली यूज होती हैं, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहली होती है आपका मैट्रिक्स डिफाइनिंग, ठीक है, मैट्रिक्स डिफाइनिंग में क्या करते हो आप जो भी आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिस्पॉन्स है, उसको एक मैट्रिक्स में डिफाइन करते हो, मतलब आप उसका मैट्रिक्स क्या डिफाइन करते हो, जैसे ये रिस्पॉन्स है, तो आपने इसको मैट्रिक्स या स्कोर दोगे कि आउट ऑफ 5 आप इसका हो सकता है कि आप उसको बोल दो टोन हो गया, या फिर आप उसकी ग्रामर हो गई, मतलब ग्रामर इन द सेंस कुछ लोग करवाते हैं ग्रामर चेक, ग्रामर चेक करवा रहे हो, टोन चेक करवा रहे हो, या फिर आप उसका ये चेक करवा रहे हो कितनी कन्विंसिंग हो, मतलब कितना आपको लग रहा है कि ये कन्विंस कर पाएगा, तो ऐसे कुछ इमेजिनरी मैट्रिक्स भी आप एलएलएम के थ्रू करवा सकते हो, कि एक मैट्रिक्स आपका ये भी हो सकता है कितना इम्पैक्टफुल लग रहा है ना, मतलब कितना इसका इम्पैक्ट होगा, या फिर पढ़ने के बाद रीडर को क्या इम्पैक्ट लगेगा, तो ये एक तरीके के आप मैट्रिक्स डिफाइन करवाते हो आउट ऑफ 5। और आप क्या करते हो, जब आपके मैट्रिक्स के रिजल्ट्स आते हैं, आप उससे अपनी एप्लीकेशन को जज करते हो, आप बोलते हो
कि मेरे अगर सारे रिस्पॉन्सेज अगर 4+ नहीं आ रहे हैं, है ना, मतलब इन सब का स्कोर एवरेज आउट करके 4+ नहीं हो रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन अभी सही नहीं है ना। तो ये एक एमएल एज जज का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब ये एक तरीका होता है। अब दूसरे मेथड पे आते हैं कि जिसमें आप क्या करते हो, आप उसे कैटेगराइज करते हो, मतलब थोड़ा सा इसे नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसको कैटेगराइज करोगे, कैटेगराइज क्या करोगे आप, रिस्पॉन्स को कैटेगराइज करोगे। मान लो आपके पास रिस्पॉन्स आया, ठीक है, और अब आपने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मतलब आपने उसको 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है, क्या कहते हैं, बैड, गुड, ठीक है, और बेस्ट, ठीक है। तो आपके पास ये 3 कैटेगरीज हैं। तो आपने क्या करा, इन 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करवाया, ठीक है। आपने बोला बैड में अगर रिस्पॉन्स ऐसा हो तो बैड हो जाए, और अगर वो गुड है तो गुड, मतलब गुड दे दो। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप कैटेगराइजेशन करवा रहे हो, ये सिमिलर टू ऊपर मैट्रिक्स ही है, बट आप उसको एक कैटेगरी में डिफाइन करते हो कि वेरी बैड, या ऐसे आपने डिफाइन करा। तो आपके हिसाब से इसमें क्या करना पड़ता है, फिर आपको अपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी देने पड़ेंगे, कि जो आपका डिफाइन करने का तरीका होगा। ऊपर मैट्रिक्स में भी आपका यही रहेगा कि आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, मतलब हर जगह ये एक प्रॉम्प्ट, एक तरीके का प्रॉम्प्ट ही है आपका। तो आप उसको कैटेगराइज करवा रहे हो कि भाई गुड बैड और वो, और फिर आप एलएलएम अपनी एप्लीकेशन को जज कर रहे हो कि अगर मेरे 75% हमेशा गुड ही होना चाहिए। तो हो सकता है कि आप ये एक जजिंग क्राइटेरिया रख सकते हो अपनी एप्लीकेशन का, बिकॉज यूज केस टू यूज केस डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक होती है आपकी मल्टी रिस्पॉन्स जजिंग। मतलब अब मल्टी रिस्पॉन्स जजिंग में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, आपकी जो मल्टीपल रिस्पॉन्स वाली में, ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होगा कि आपकी जो ऐप होगी ना, मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है, वो एक तरीके से 2 ऐप मान लो, ठीक है, और वो काम सेम ही करेगी। और ये आपका ट्रायल एंड एरर वाला चीज़ होता है कि आप इससे रिस्पॉन्स बनवाते हो और इससे भी रिस्पॉन्स बनवाते हो, ठीक है, इससे भी रिस्पॉन्स बनवाते हो, दोनों से आपने रिस्पॉन्स बनवाया, और इन दोनों को, जैसे रिस्पॉन्स 1 है, ये रिस्पॉन्स 2 है, इन दोनों को आप एक एलएलएम को भेजते हो, और वो आपको मान लो बोल देता है कि मेरे लिए रिस्पॉन्स 2 बढ़िया है, मतलब रिस्पॉन्स 2 सही था, रिस्पॉन्स 1 उसे पसंद नहीं आया। तो ये एक तरीके का मल्टी रिस्पॉन्स वैलिडेशन होता है कि आपने उसमें इस वाले प्रॉम्प्ट में कुछ ट्यूनिंग करी हुई है, इस वाले इसकी एप्लीकेशन की प्रॉम्प्ट में, या इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा ट्यून कर रखा है, तो आप रिस्पॉन्स सजेशन करवाते हो। तो ये रन टाइम पे भी करते हैं कई बार। अगर आप देखोगे जीपीटी कई बार अगर कंफ्यूज हो जाता है, तो वो आपको 2 रिस्पॉन्सेज बना देता है। तो हाँ, यूजुअली जब हमारा जीपीटी बनाया भी गया था ना, ये ही टेक्निक से आपके जीपीटी की जो गार्ड रेल सिस्टम है, मतलब जो हमारा गार्ड रेल सिस्टम है, या फिर जितना भी हमारे ये जेनेआई बॉट्स हैं, या जितनी भी एलएलएम एप्लीकेशंस हैं, उनमें बहुत यूज़ करा गया था कि जिससे उनकी फाइन ट्यूनिंग हो पाए। मतलब अब ये फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, या फिर ये कैसे काम करती है, ये हम अगले सेक्शंस में देखेंगे। बट जब एलएलएम बनाए जा रहे थे, तो यही टेक्निक काफ़ी जगह यूज़ करी गई थी। बस इसके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ जगहों पे लिमिटेशन होती है, मतलब इंडिया में हमारे यहाँ क्लाइंट्स को ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, भाई इतने टोकन क्यों जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं। तो वो इस वाले मेथड पे जज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप रन टाइम पे दे दोगे, तो एक तरीके से आप 2 एलएलएम कॉल कर रहे हो, उसी सेम साइज ऑफ टोकन और सेम साइज, तो ये इसका प्रॉब्लम होता है। बट वैसे यही मेथड आपका बेस्ट सूटेड भी हो सकता है, कई बार आपके यूज़ केस टू यूज़ केस डिफाइन करता है। अब अगली जो टेक्निक है, ये लास्ट टेक्निक है, दिस इज सेल्फ क्रिटिक टेक्निक, ठीक है। तो सेल्फ क्रिटिक में क्या होता है आपका, सेल्फ क्रिटिक में क्या होता है कि भाई आप उसका जो रिस्पॉन्स है, एलएलएम का जो रिस्पॉन्स है, उसी को आप पहले क्रिटिसाइज करवाते हो, ठीक है। जितने भी उसके फीडबैक्स निकलते हैं, फीडबैक्स बनते हैं आपके, कि आपने उसे एलएलएम नहीं बोला कि मेरे को इसमें टोन अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा,
ये सारे फीडबैक्स आप अपने ऐप को भेज देते हो, ठीक है। तो अपने एप्लीकेशन या ऐप को भेज देते हो और वो जज करता है कि इन फीडबैक्स को मुझे केटर करना है और इन फीडबैक से मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये एज अ सेल्फ क्रिटिक कॉन्सेप्ट उसमें काम करता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी यही 4 टेक्निक्स होती हैं जो हर जगह यूज़ होती हैं कि एलएलएम एज अ जज में आप यही कुछ मैट्रिक्स यूज़ करोगे कि आप उसको मैट्रिक्स डिफाइन करोगे या फिर आप कैटेगराइज करोगे या फिर आप मल्टी रिस्पॉन्सेज भेजोगे और बेस्ट रिस्पॉन्स निकलवाओगे या फिर सेल्फ क्रिटिक बनोगे कि सेल्फ क्रिटिक आप नहीं बनोगे, सेल्फ क्रिटिक एलएलएम ही होगा, मतलब एलएलएम ही बताएगा आपके रिस्पॉन्स को पढ़ के कि भाई ये जो मेरे को इसमें ये प्रॉब्लम्स लग रही है। अब डिफाइन कर लेते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस या सजेशंस क्या रहते हैं कि जिससे आपका एलएलएम या ये जो मेथड है जिससे आपकी वैल्यूएशन थोड़ी इम्प्रूव हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका प्रॉम्प्ट जो होगा, मतलब प्रॉम्प्ट ऑफ जो जज का प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो, है ना, सॉरी बी बनाना, ठीक है। तो जो आपके जज का प्रॉम्प्ट है वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, जितना वेल डिफाइंड वो रहेगा, ठीक है, वेल डिफाइंड रहेगा उतना अच्छा है। दूसरा होता है कि आपका हमेशा ये आप ट्राई कर सकते हो, ये एक तरीके की बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आपके जीपीटी जीपीटी 4o के रिस्पॉन्सेज को कभी भी आप क्या कहते हैं जीपीटी 4o से मत जज करवाओ, ठीक है। क्योंकि वो सेम ही मॉडल के रिस्पॉन्सेज, सेम ही मॉडल, मतलब उनका टोकनाइजेशन सेम है और ये सेम है। सेल्फ क्रिटिक में आप करवा सकते हो बट एक ही मॉडल से एक ही सेटिंग्स पे आप ये मत करवाओ। आप कोशिश करो कि आप ये इसके रिस्पॉन्सेज किसी और मॉडल से चेक करवाओ, जैसे जेमिनाई हो गया, है ना, या फिर लामा हो गया, ठीक है। ये जो मॉडल्स होते हैं या फिर कोई भी हगिंग फेस का मॉडल हो गया, ठीक है। तो इनसे आप जज करवाओ क्योंकि इनकी टोकनाइजेशन अलग होगी, तो दे वुड बी राइट क्रिटिक्स या जजिंग मेथड्स आपके अलाउ करेगा। और दूसरा चीज़ आपको हमेशा इसके लिए आपके जो रिस्पॉन्सेज है, मतलब आपका डेटा जो भी आप डेटा उसमें भेज रहे हो जज करने के लिए, उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जितना आपका डाइवर्स डेटा होगा, मतलब जितने आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उतना ही आपका डेटा बहुत अच्छे से काम करेगा, उतना ही आपके लिए ये टेक्निक सूटेबल होगी। क्योंकि अगर आपने एक ही टाइप के रिस्पॉन्सेज भेज दिए, मतलब एक ही टाइप का कंटेंट आप उससे बार बार जज करवा रहे हो, तो जो ये साफ कर देते हैं, हाँ, एक ही टाइप का अगर आप कंटेंट उससे जज करवा रहे हो तो फिर आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी फॉल हो जाएगी, क्योंकि आप ऑल सिनेरियोज या और यूज़ केसेस कवर ही नहीं कर पा रहे हो उसमें। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसके बेनिफिट जैसे हमने देखा ही कि कॉस्ट हो गई या फिर बायसनेस ख़त्म करता है, और ये ऑटोमेट भी हो सकता है, मतलब आपको हाईली ऑटोमेशन भी बना सकते हो आप इसकी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ फिर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगली हमारी वीडियो, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लैंग्राफ या लैंगचेन या इन फ्रेमवर्क्स पे कोर्स बनाऊँ। तो हो सकता है हम जल्दी उन पे भी डिस्कशन करें और हम देखेंगे कि हमें कैसे पाइथन की मदद से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ अगर आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स हों या जो आपको पढ़ने हों तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन पे भी कंटेंट लाऊं। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हूँ तो लाइक करिएगा और कमेंट और शेयर भी करिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। बट कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर कि सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, बट लेट्स देखते हैं हमारी ये जर्नी कब तक चलती है। थैंक यू।